तो बीजेपी को यहां लोकसभा चुनाव में बहुमत न मिलने के पीछे चुनावी विश्लेषक और पार्टी कई पहलुओं पर मंथन कर रही है, लेकिन बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को उनकी पार्टी को बहुमत न मिलने के पीछे एक इंटरनेशनल वजह दिखाई पड़ रही है। मदन राठौड़ ने बीजेपी के कमजोर होने के पीछे सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि बीजेपी चुनाव जीते। विकसित देश भारत की बढ़ती पैठ से परेशान है और उसे वैश्विक ताकत के रूप में नहीं देखना चाहते, लिहाजा इन देशों ने विपक्ष को पैसा और रिसोर्स दिए ताकि बीजेपी चुनाव हार जाए। देखिए इस पर सहयोगी मनीष शर्मा से मदन राठौड़ की बातचीत। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से उनका नेता चुन लिया गया और अब रविवार को प्रधानमंत्री तीसरी बार अपने पद की शपथ लेंगे। चौथी बार एनडीए सरकार बनने जा रही, जिस तरह से उन्होंने कहा देश में चौथी बार एनडीए सरकार। राजस्थान से भी तमाम सीएम से लेकर डिप्टी सीएम, नवनिर्वाचित सांसद और राज्यसभा सांसद भी इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण को सुना। ऐसे ही सांसद, राज्यसभा सांसद है राजस्थान से मदन राठौड़, हमारे साथ मौजूद हैं। पाली इलाके से आते हैं जहां से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। हालांकि बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर इस बार सवाल है राजस्थान में, लेकिन वहां उनके इलाके में बीजेपी के सांसद जीत कर आए। मदन राठौड़ जी, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा, लोकसभा चुनावों का परिणाम निश्चित रूप से लगातार तीसरी बार अब एनडीए सरकार होगी। 2 बार मोदी सरकार रही और इस बार एनडीए सरकार। राजस्थान में लेकिन प्रदर्शन उस तरह से आप कहेंगे उत्साहित करने वाला नहीं रहा। आप लगातार तीसरी बार 25 सीटों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन 10 सीटों का नुकसान हो गया। ये बात सही है कि राजस्थान में अपेक्षित परिणाम नहीं आए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो विपक्ष है, कांग्रेस नीति, उन्होंने क्या किया है कि भ्रम पैदा करने की कोशिश की, गलत भ्रम पैदा किया, झूठ बोले, समाज को तोड़ने का काम किया, ऐसे षड्यंत्र किए, तुष्टीकरण पराकाष्ठा पर था और समाज में इस प्रकार के कि बोले ये संविधान तोड़ देंगे, संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे, ऐसे भ्रम की स्थिति उन्होंने पैदा करी। तो होता है, कई बार ऐसा होता भी है कि जो माउथ पब्लिसिटी उन्होंने जो बिगाड़ी कांग्रेस ने, उसका मुकाबला हमने सोचा कि जनता हमारी जागरूक है, समझदार है, ये जनता इन पर विश्वास करेगी नहीं, लेकिन कुछ हद तक थोड़ा बहुत वो भ्रम पैदा करने में सफल रहे, उसका हमको काफ़ी नुकसान हुआ। तो लेकिन बीजेपी अक्सर कहती है कि उसकी चुनावी मशीनरी और प्रधानमंत्री का चेहरा इतना ताकतवर है कि उसके सामने तमाम झूठ और जो दूसरी राजनीति है, चाहे वो जाति की राजनीति है, धर्म की राजनीति, उनके सामने टिक नहीं सकती। लेकिन इस चुनाव में खास तौर पर देखने को मिला कि जाति के रंग वापस एक बार मतदाताओं पर चढ़ा। राजस्थान में उसका बड़ा नुकसान हुआ। मैं जातियों पर भी आऊँगा आपसे बात करने को, लेकिन आपने कहा कि विपक्ष के झूठ में लोग फंस गए। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, उनकी योजनाएं, बीजेपी के डबल इंजन की सरकार, वो उसके सामने कमज़ोर पड़ गई और विपक्ष का झूठ ज़्यादा बड़ा हो गया? देखिए, झूठ कई बार बोलते हैं ना, एक झूठ को 50 बार बोले तो थोड़ा बहुत भ्रम पैदा हो जाता है। अब वो बार बार उनका यही कहना था कि ये संविधान तोड़ देंगे। अब ये बात हुई क्या, समझते हैं सभी लोग ये संभव नहीं है। जब मोदी जी खुद कहते रहे कि भाई किसी भी कीमत पर हम कोई संविधान से इस प्रकार की छेड़खानी करने वाले नहीं हैं, लेकिन अब गांव में, सुदूर में जनता को इस प्रकार से बरगलाया जाए और फिर समाज में देखिए तुष्टीकरण इतना किया इन्होंने, वर्ग भेद इन्होंने पैदा कर दिए, समाज में कई वर्गों को इस प्रकार से भ्रमित कर दिया, तो थोड़ा बहुत असर होता ही होता है। तो अब मैं जाति पर आता हूं। आपने कहा कि वर्ग भेद पैदा कर दिया, जाति भेद पैदा कर दिया। आपको क्या बड़ी वजह लगती है कि इस बार ये चुनाव, जिस तरह से हम भी लगातार बात करते रहे कि एक बड़ा चुनाव होता है, 2 लोकसभा चुनाव, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है, लेकिन ये बहुत घोर स्थानीय चुनाव बन गया, क्षेत्रीय चुनाव बन गया, जाति का चुनाव बन गया। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि चाहे वो संविधान की बात हो, आरक्षण की बात हो, बड़ा निजी चुनाव एक तरह से मैदान में इस बार लड़ा गया। नहीं, ये देखिए, चुनाव होता है और कहाँ पर किस प्रकार की बात प्रभावित कर देती है, तो उसका असर हो गया था। वैसे भी यूँ समझें तो ये जो जिस क्षेत्रों में और हम लोग पिछड़े हैं, उस इलाके में विकास बहुत हुए। ईआरसीपी की योजना हमने
जिन बेल्ट्स में हमने स्वीकृत कराई, हमारे जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है उन्होंने मध्य प्रदेश के साथ में समझौता करके ARCP और सहमति करवा दी, तो उसका लाभ जिन इलाकों को मिलने वाला था, तो हम तो सोचते थे कि विकास के नाम पर जनता निश्चित रूप से मोदी जी के पक्ष में मतदान करेगी। मोदी जी ने खूब काम किए, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत विकास के काम किए, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, किसानों को MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मामला हो, या बीमा है व्यक्तिगत किसान के बीमा का मामला हो, इसी प्रकार से मिनिमम वेजेज उन्होंने बढ़ाए। ये GST का काम जो किया, जिससे कि कई 30-35 प्रकार के टैक्सेस को मिटा करके एक टैक्स किया, फिर उद्योगों को और विकसित करने का काम किया। कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया के आधार पर उन्होंने हिंदुस्तान में कुटीर उद्योग स्थापित करवाने के काम किए। यही नहीं, शस्त्रों के निर्माण के मामले में भी, और ब्रह्मोस जैसे शस्त्र दिए, जो फ्रांस जैसा जो शस्त्र विक्रेता था वो भी हमसे ब्रह्मोस मांग रहा है। ये सब स्थितियां हैं, लेकिन अब जहां व्यक्तिगत चोट किसी को पहुंचाई जाए कि आपका संविधान समाप्त कर देंगे, आपका आरक्षण समाप्त कर देंगे, ऐसा कोई भ्रम पैदा करे और बार बार कहे कहीं पर भी किसी को किसी भी प्रकार से और प्रलोभित कर दे। वैसे कई स्थानों पर तो उन्होंने, अब मैं ये पैसे की बात करूं तो ठीक भी नहीं है, उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया। हम लोग देखिए एक अनुशासित हमारी टीम है, हम व्यवस्थित रूप से चुनाव लड़ते हैं और विकास के आधार पर जनता से आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो भी जाता है कि कुछ क्षेत्रों में प्रभावित हो जाते हैं, उसका नुकसान हमको हुआ है। आपने कहा कि पैसा बहाया, लेकिन विपक्ष तो कहता है कि बीजेपी सबसे अमीर पार्टी है और सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी खर्च करती है और मनी मसल दोनों पावर से चुनाव लड़ती है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तेलंगाना में गया, राजस्थान के बाद में मुझे तेलंगाना में लगाया गया था। वहाँ तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कांग्रेस ने किस प्रकार से पैसा बहाया, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी इतना, अब हम लोग तो प्रत्यक्ष देखते थे कि किस प्रकार से वो वोटों को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने किया, बाकी हम लोग नियम से काम करते हैं। आपने राठौड़ साहब एक बड़ी बात की, व्यक्तिगत चोट को लेकर आपने बात की कि इस चुनाव में व्यक्तिगत चोट बड़ी प्रभावी हो गई और इसके चलते लोग चुनाव, हमारे उतने सांसद नहीं आ पाए जितने। आप जिस जाति से आते हैं, व्यक्तिगत चोट उस पर भी पड़ी, गुजरात से पड़ी, और उसके चलते कहा गया कि राजपूतों में नाराजगी हो गई बीजेपी के खिलाफ, और जो पहले ही चरण में मतदान प्रतिशत कम हुआ सवर्णों का खास तौर पर, उसका नुकसान आपको झेलना पड़ा। देखिए, ये जो आप राजपूतों की बात जो कर रहे हैं, तो राजपूतों में भी बढ़ चढ़ करके ऐसी कोई बात थी नहीं, किसी ने कोई ऐसी बात नहीं कही, लेकिन उसको काट छूट करके, यानी उनके वक्तव्य को काट करके और पेश किया गया, और इस ढंग से पेश किया कि एक बार तो लगा किसी को कि ये क्या हो गया, कैसे बोल दिया। हम सफाई देते रहे, हम बताते रहे कि नहीं, ऐसा नहीं कहा है, ये विषय बिगाड़ करके रखे जा रहे हैं। लेकिन अब आजकल क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, और उसमें कौन से विषय को काट करके पेश कर देते हैं। हम बिलो बेल्ट अटैक नहीं करते, हम व्यवस्थित रूप से चुनाव लड़ते हैं, हमारी परंपरा रही है। उन्होंने, कांग्रेस ने बिलो बेल्ट अटैक किया, ऐसे मतलब खुद बना करके और पेश कर देते थे, गालियाँ बोलना, व्यक्तिगत हमले करना। अब आप देखिए ना, उस समय इनके सैम पित्रोदा ने क्या कहा है, किस प्रकार से हम मतलब बता दिया कि वहाँ पर कोई अफ्रीकन जैसे दिखते हैं साउथ वाले, और कोई कैसे दिखता है, ये कांग्रेस का, ये राहुल जी का अंकल ही होता है, चाचा ही होता है, और उसने इस प्रकार की बात करी। इसी प्रकार से कांग्रेस के लोग तो कई प्रकार के बातें बोलते गए। मुद्दा आपने भी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी, आप पर भी आक्रामक रहा विपक्ष पूरे चुनाव में कि मंगलसूत्र, मुजरा और तमाम दूसरी तरह की पाकिस्तान की घुसपैठ, अर्बन नक्सल, लेकिन वो मुद्दे चले नहीं चुनाव में जिस तरह से देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने भी काफ़ी जनसभाएं की, दौसा सीट का अगर मैं जिक्र करूं, बाड़मेर का जिक्र कर लीजिए, चूरू का जिक्र कर लीजिए, लेकिन बड़ी बड़ी सीटें, अहम सीटें मानी गई, आपने लॉस कर दी इस चुनाव में।
क्या बड़ी वजह आप राठौर साहब मानते हैं इस चुनाव में, जो डिसाइडिंग फैक्टर रहा इस चुनाव में, जिससे बीजेपी को इससे आगे सबक लेने की जरूरत पड़ सकती है? और क्या गलती हुई? क्योंकि विधानसभा चुनाव हुए थे, आप अच्छी मेजोरिटी से आप आते हैं और 5 महीने बाद इतना बड़ा चुनाव और फिर अब 10-11 सीटें आप हार जाते हैं। इसमें देखिए, दुनिया ने पूरी ताकत लगा दी थी, अमेरिका ने ताकत लगाई कि किसी भी प्रकार से मोदी दोबारा जीत करके नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो मोदी जी एक बार ऐसा लगने लगा कि दुनिया का सर्वशक्तिमान नेता बन जाएगा। मोदी जी दुनिया में पंचायती ये करेंगे, दुनिया की पंचायती, जैसे रसिया और यूक्रेन के युद्ध को रोक करके बच्चों को निकाल दिया, तो एक बार तो ऐसा लगा, रसिया को भी लगा कि हमको भी रोक सकता है, इसको रोकना चाहिए। इसी प्रकार से अमेरिका को लगा कि ये पांचवी मतलब आर्थिक शक्ति बन रहा है हिंदुस्तान, अब तीसरी पे आ जाएगा और फिर ये तो शक्तिमान बन जाएगा, तो उनको भी बहुत बुरा लगा। उन्होंने भी पूरी ताकत लगाई, यानी विदेशी शक्तियां भी लगी, पाकिस्तान और चाइना और ये तो लगेंगे ही लगेंगे। इन्होंने तो की कोशिश, लेकिन जो समृद्ध राष्ट्र थे उनको लगा कि हिंदुस्तान समृद्ध हो जाएगा, और जब हिंदुस्तान समृद्ध हो जाएगा तो फिर हमारी पंचायती खत्म हो जाएगी, ये पंचायती करने लगेंगे। तो उन लोगों ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई, ये सत्य बात तो है। ये उन्होंने पैसा भेजा, विदेशी पैसा हिंदुस्तान में लगाए, इस प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने के उन्होंने पूरे हथकंडे अपनाए। फिर भी आपको लगता है कि भारतीय चुनाव को, हालांकि अमेरिका चुनाव में भी एक बार आरोप लगे थे रशिया पर कि उनका चुनाव प्रभावित किया गया, आपको लगता है कि विपक्ष के साथ मिलकर अमेरिका जैसे देश ने चुनाव प्रभावित किया? निश्चित रूप से किया है, और इसके कई प्रमाण भी मिल सकते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने, ये देखिए, हमारे राहुल गांधी जी बार बार विदेश जाते थे, चुनाव के दरमियान भी विदेश में गए, चुनाव से कुछ समय पहले भी गए, और ऐसे वीडियो भी जारी हुए हैं कि वहाँ बैठ करके हमारे, अब जैसे बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर में एक निर्दलीय प्रत्याशी को, रविंद्र सिंह को वहाँ बुला करके और वहाँ पर बैठ करके, जिनमें मैं सोचता हूँ कि अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त लोगों के साथ मिल करके राहुल गांधी जी ने, और उसको निर्दलीय खड़ा करके वहाँ हमको नुकसान पहुँचाया। ऐसे होते हैं चुनाव में, सभी हथकंडे इन लोगों ने अपनाए हैं, और मैं सोचता हूँ कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। सही लोकतंत्र इन्होंने और सही तरीके से चुनाव। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि अमेरिका उनका बड़ा अच्छा साझेदार है, बड़े इंटरनेशनल अलायंसेस हमारे साथ, क्वाड में हम हैं, G20 में अमेरिका ने सराहना की भारत की भूमिका को लेकर। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं अमेरिका पर, जिसको प्रधानमंत्री खुद एक बड़ा अच्छा पार्टनर मानते हैं। प्रधानमंत्री जी तो सभी को अच्छा मानते हैं, प्रधानमंत्री जी के मन में कोई मैल नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो शुद्ध हृदय से सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः का और वसुधैव कुटुंबकम का भाव लिए चलते हैं, लेकिन वो लोग अपनी पंचायती समाप्त नहीं हो जाए इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी के मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। चलिए, आपने इंटरनेशनल पंचायती की बात करी, मैं थोड़ा स्थानीय पंचायती में वापस लौटता हूँ। कहा यह गया है कि रूरल इंडिया में काफ़ी कमज़ोर हुई है बीजेपी। यूपी में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, और राजस्थान, ये बड़े ऐसे स्टेट थे जो आपका नंबर शॉर्ट पड़ा, करीब करीब 30-32 सीटों का। ये इन 3 राज्यों को अगर देखें तो यहाँ कमज़ोर प्रदर्शन रहा। आपको लगता है क्या गाँवों में, खासतौर पर प्रधानमंत्री जब जिक्र करते कि उनकी योजनाएं गाँव, गरीब और अंत्योदय और महिलाओं के लिए है, तो गाँव में बीजेपी क्यों कमज़ोर दिखाई पड़ी इस बार? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, जातीय समीकरण ऐसे बिगाड़ दिए हैं, जैसे सपा ने, और ये मुस्लिम तुष्टीकरण करने का काम किया, तो मुसलमानों को ये बताया कि आपको मतलब ये खा जाएंगे, ऐसा करके मुसलमानों को डराया। इसी प्रकार से यादव को एकजुट कर दिया। फिर जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है उसके साथ में ये कि ये आरक्षण समाप्त कर देंगे, तो इन तीनों का गठजोड़ कर दिया, और साथ में जोड़ करके मतलब भ्रमित करके, और इन तीनों को थोड़ा बहुत नुकसान जो हमारा हुआ ना, वो इसी कारण से हुआ, अदरवाइज तो हमारा नुकसान नहीं होता। यूपी में हमने बहुत अच्छे काम किए। ये जो निश्चित रूप से जनता जो मैंडेट देती है उसे स्वीकार ही करना पड़ता है। राजस्थान में जो सीटें कम हुई हैं, क्या सबक बीजेपी को मिला और क्या एक्शन देखने को मिलेगा आगामी दिनों में? देखिए, इसकी हम समीक्षा जरूर करेंगे कि आखिर कहाँ कोई छोटी मोटी चूक हुई, या वो भ्रम पैदा करने में कामयाब हो गए और हम उसकी सफाई करने में, उसको साफ करके, उनके भ्रम का निराकरण करके जनता को सही बात पहुंचाने में कहीं पीछे तो रहे हैं।
तो ये होता है, कई बार सबक मिलता है ऐसे चुनावों में। जब कभी भी कोई चोट लगती है तो सबक तो मिलता ही मिलता है। आप खुद सीएम से मिले यहाँ दिल्ली आने से पहले, क्या बात हुई, क्या कहा आपने इस चुनाव परिणाम के बाद? देखिए, हम लोग इस चुनाव से संबंधित तो चुनाव हो गए, अब इसके बाद तो हम लग गए कि अब हो गए चुनाव, अब लग करके और जन सेवा करो। जैसे बिजली की समस्या है उसके समाधान के लिए हमने बैठ करके चर्चा भी करी। पानी की समस्या है, हम और भी कुछ काम करना चाहते हैं ताकि ये कैसे हम आम के किसान को भी उसके खेत में पानी पहुंचा सकें, हम इस दिशा में भी काम करते हैं। कई बैठते हैं तो विकास से संबंधित चर्चा होती है। बाकी अब जो चुनाव तो हो ही गए, अब उसके बाद जो बैठ करके समीक्षा करेंगे तो वो सारी पार्टी की वरिष्ठ लोगों की टीम बैठ करके और इस पर समीक्षा करेगी। आगे आगे उपचुनाव भी हैं राजस्थान में, एक बड़ी परीक्षा फिर से होगी। निश्चित रूप से 5 जो हमारे विधायक सांसद बन करके और आ गए तो चुनाव होंगे ही होंगे। एक राज्यसभा का भी चुनाव होगा कि एक राज्यसभा का सदस्य है जो चुनाव लड़के और सांसद बन गया है, तो वहाँ भी चुनाव होंगे। तो होगा, जो कुछ भी मुकाबला करेंगे देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी, आपने एकदम खुलकर बात की और हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद। तो ये थे राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, जिन्होंने खुलकर बात की और माना कि इस चुनाव में जो विपक्ष का भ्रम था और उनका जो नैरेटिव था उसको ये तोड़ने में बीजेपी इस चुनाव में विफल रही, लेकिन आगे उससे सबक लेगी और किस तरह से उसको काउंटर कर सकती है, जातीय गणित किस तरह से और साधे जा सकते हैं, उस पर बीजेपी के लिए चुनाव सबक है। एनडीटीवी के लिए मैं मनीष शर्मा,